गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बेसिक मैथ्स के कुछ फंडामेंटल रूल स्टार्ट करेंगे जो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम, चाहे बैंक हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, या किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें मैथ्स अपने आती है उस सभी में आपके लिए यूज़फुल होगी। इसके लिए सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। कि मैथ्स का जो बेसिक टॉपिक है नंबर, वहीं से स्टार्टिंग होती है। कि सबसे पहले देखो, बात करूं मैं अंक। अपन मैथ्स को पढ़ेंगे तो अंकों के माध्यम से पढ़ेंगे, और अंक जो होते हैं, जो जिन से मिलकर अपनी संख्याएं बनती है, वो अंक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 10 अंक होते हैं अपने पास, जिसका यूज अपन किसी भी संख्या को बनाने के लिए करते हैं। इन 10 अंकों में दो प्रकार के अंक होते हैं, एक तो सार्थक अंक, एक असार्थक अंक। सार्थक अंक जो होता है वो होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 9 अंक तो होते हैं अपने सार्थक अंक। और एक इनमें असार्थक अंक होता है, वो होता है शून्य। नोट करें सभी। तो नेक्स्ट देखो बेटा, एक होता है संख्यांक, न्यूमरल्स। संख्यांक एक तरह से संख्या होती है अपनी, जो इन अंकों से मिलकर एक समूह बना ले, या कोई ये कहे कि संख्या बना ले, तो यानी उस समूह को अपन संख्यांक कहते हैं, संख्या कहते हैं। उसके बाद उन संख्याओं को पढ़ने के लिए ये रूल होता है अपने पास कि किसी भी संख्या को पढ़ने के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 ओन, इस प्रकार से अपन इसको डिवाइड करते हैं। इकाई का मतलब होता है 10 की पावर 1, सॉरी 10 की पावर 0। दहाई का दहाई का मतलब होता है 10 की पावर 1। सैकड़ा का मतलब 10 की पावर 2। इस प्रकार से 1,1 हजार 10 की पावर 3, 10,000 10 की पावर 4, लाख 10 की पावर 5, 10 लाख 10 की पावर 6, फिर करोड़ 10 की पावर 7, फिर 10 करोड़ 10 की पावर 8। यानी 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो किसी भी नंबर को पढ़ने के लिए इनका अपन यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल मैंने एक नंबर लिखा है ये वाला, तो इसका मतलब होता है, देखो इसके अकॉर्डिंग अपन लिखना चाहिए इसको। तो कैसे, वैसे तो पढ़े सबसे पहले तो क्या कहेंगे कि देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ तक जा रहा है। और हमेशा पहला कोमा 3 के बाद लगा दो, उसके बाद 2 के बाद कोमा लगा दो, ताकि ये देखो सबसे पहले क्या होगा कि अपन करोड़ तक जा रहे हैं, और टेंस में करोड़ आ रहा है 10 करोड़ में, तो 20 करोड़ हो गए, 87 लाख हो गए, 61,000 हो गए, और ये 435, यानी 20 करोड़ 87 लाख 61,435। इसको मैं इसके अकॉर्डिंग लिखूं तो कैसे लिखूंगा बेटा? सबसे पहले देखो वंश है, तो वंश का क्या हो गया सबसे पहले कि हमेशा वंश होगा वो 10 की पावर 0 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 10 की पावर 0 यानी 1 लिख सकता हूँ मैं। तो ये देखो 5 तो मल्टीप्लाई होगा 1 से, प्लस 10 जो मल्टीप्लाई होगा वो 10 से, यानी 3 मल्टीप्लाई होगा 10 से। फिर 100 हमेशा 10 की पावर 2 से, यानी 4 मल्टीप्लाई होगा 100 से, यानी 10 की पावर 2। फिर 1 मल्टीप्लाई होगा किससे? 1 मल्टीप्लाई होगा 1000 से। फिर नेक्स्ट 6 मल्टीप्लाई होगा किससे? 10,000 से, या 10 की पावर में 4 भी कर सकता हूँ। प्लस 7 मल्टीप्लाई होगा किससे? 10 की पावर 5 से, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। फिर 8 मल्टीप्लाई होगा 10 की पावर 6 से। फिर 0 मल्टीप्लाई होगा 10 की पावर 7 से, और लास्ट 2 मल्टीप्लाई होगा 10 की पावर 8 से। और इसको आप सोल्व करोगे तो अपनी यही वैल्यू प्राप्त होगी। इस प्रकार से किसी भी नंबर को अपन क्या करेंगे? रीड करेंगे। नेक्स्ट आओ, किसी भी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान या जातीय मान पूछ लिया जाए तो कैसे करेंगे? तो स्थानीय मान देखो, इसे 2, 4, 3, 6, 8 है मान लो, और मैं कहूँ कि इसमें 4 का स्थानीय मान बताओ, प्लेस वैल्यू बताओ, तो सिंपल सी बात है कि 4 को मल्टीप्लाई कर दो उसकी जो वैल्यू है, जैसे 1, 10, 100, 1000, यानी ये 1000 की जगह पर है। 1000 का मतलब 10 की पावर 4 से, अभी जैसे अपन ने पढ़ा था। या सिंपल सी बात है कि 4 और आगे जितने डिजिट हो उतने ही जीरो लगा दो, बात एक ही है।
तो ये इसकी क्या प्राप्त हो जाएगा, स्थानीय मान प्राप्त हो जाएगा। मैं आपको कहूं कि भाई 6 का स्थानीय मान बताओ, तो 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 6 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 10 से, यानी 60 या 6 आगे जितने डिजिट हो उतने जीरो लगा देंगे। ये इसका होता है स्थानीय मान। फिर है जातीय मान, फेस वैल्यू। जैसे मैं कहूँ कि 83492 है, इसमें फेस वैल्यू जातीय मान पूछे तो जातीय मान किसी भी संख्या का वही होता है जो वहां स्थित है। जैसे मैं कहूँ कि 3 का जातीय मान क्या होगा, तो 3 का जो जातीय मान होगा, जो फेस वैल्यू होगी वो 3 ही होगी, वो खुद डिजिट ही अपना जातीय मान कहलाती है। उतार ले। अब आ जाओ, देखो अपना मेन नंबर सिस्टम यहां से स्टार्ट होगा। ये तो अपन ने कुछ नंबर्स की बेसिक पढ़ी है। अब देखो सबसे पहले नंबर सिस्टम में स्टार्ट होता है प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है कि जिसके द्वारा हम संख्याओं की गणना करते हैं या किसी वस्तु की गणना करते हैं, वही प्राकृत संख्या है। और वस्तुओं की गणना क्या करते हैं कि एक वस्तु है या 2 वस्तु है या 3 वस्तु है, इस प्रकार से आगे कितने भी हो सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्या जो स्टार्ट होती है वो 1 से होती है, 1 2 3 4 और चलती रहेगी, कहीं एंड नहीं होती है, इनफाइनाइट तक। तो ये क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्याएं, जिसको नेचुरल नंबर n, इसका फर्स्ट जो कैपिटल लेटर है उसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको मैं नेचुरल नंबर के द्वारा प्रदर्शित करूंगा। ये नेचुरल नंबर हो गए आपके 1 2 3 4, इस प्रकार से ये सारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। सेकंड देखो बेटा कि एक बात ध्यान रखना, 0 कभी भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, 1। आपको पूछे किसी एग्जाम में कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, 1। और आपको पूछे कि ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या होता है, कोई फिक्स नहीं है, कोई फिक्स नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, प्राकृत संख्या के बाद में देखो फिर स्टार्ट होती है पूर्ण संख्याएं। जिसको अपन बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्याएं क्या होती है, तो प्राकृत संख्या 1 से लेकर स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या होती है वो 0 से स्टार्ट होती है कि 0 1 2 3 4, इस प्रकार से ये चलती रहती है। तो सबसे जो छोटी पूर्ण संख्या होती है, मतलब प्राकृत संख्या में मैं 0 को और जोड़ दूं तो क्या प्राप्त होगी, पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगी, जिसको हम W के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये नोट करें बेटा। नेक्स्ट है पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या क्या होती है, देखो 2 पढ़ लिया अपन ने, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या हमेशा धनात्मक होती है और पूर्ण संख्या में क्या हुआ था, 0 को और ऐड कर दिया गया था। पूर्णांक संख्या क्या होती है कि पूर्ण संख्या के अंदर यदि ऋणात्मक संख्याओं को और सम्मिलित कर दिया जाए तो वो कहलाती है अपनी पूर्णांक संख्याएं। और पूर्णांक संख्याओं को अपन प्रदर्शित करते हैं या तो I के द्वारा या Z के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। और पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, समुच्चय यानी समूह बनाए तो क्या बनेगी कि भाई 0 1 2 ऐसे चलते चलते इनफाइनाइट तक, ये तो पूर्ण संख्या हो गई। इसमें नेगेटिव संख्याओं को काउंट और कर दे, -1 -2 -3 और माइनस इनफाइनाइट तक, तो ये जो समूह होगा वो किसका कहलाएगा, पूर्णांक संख्याओं का समूह कहलाता है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बातें ये है, यहाँ तो ये नॉर्मली सब जानते हैं, लेकिन कुछ वर्ड आते हैं जो अपने एग्जाम में आ जाते हैं और अपने को उनका अर्थ ही पता नहीं होता है। जैसे एक तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि 0 होता है वो न तो धनात्मक होता है वह न ही ऋणात्मक होता है। सबसे बड़ी बात तो ये ध्यान रखनी है कि 0 न तो पॉजिटिव होता है न नेगेटिव होता है। उसके बाद कहे आपको कि धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक जो होते हैं उसको I+ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं
और इसका जो समूह बनेगा पॉजिटिव इंटीजर, तो धनात्मक पूर्णांक होंगे वो 0 से उधर वाले होंगे 1 2 से लेकर इनफाइनाइट तक। इसका मतलब धनात्मक पूर्णांक को हम एक तरह से प्राकृत संख्या भी बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर्स आई माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव इंटीजर। इसमें कौन से होंगे 0 से इधर वाले, यानी -1 -2 -3 इस प्रकार से माइनस इनफाइनाइट तक, ये ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। हाँ बेटा, नेक्स्ट है ऋणोत्तर पूर्णांक यानी नॉन निगेटिव नंबर। तो नॉन निगेटिव नंबर होंगे जिनमें निगेटिव संख्याएं नहीं हो। ऋणोत्तर का मतलब जिसमें ऋणात्मक संख्याएं नहीं होगी। नॉन निगेटिव मतलब जिसमें निगेटिव नंबर नहीं होंगे। तो निगेटिव नहीं होंगे तो 0 से कहाँ तक, 0 से इनफाइनाइट वाले, जिसमें नेगेटिव मैंने छोड़ दिए, बाकी जो कहलाएंगे वो ऋणोत्तर नॉन निगेटिव नंबर कहलाएंगे। ऐसे ही धनोत्तर नॉन पॉजिटिव नंबर यानी जिसमें पॉजिटिव नंबर नहीं होंगे, और पॉजिटिव को छोड़ दूं तो 0 -1 -2 माइनस इनफाइनाइट तक, ये कहलाएंगे आपके क्या, धनोत्तर संख्याएं। तो ऋणोत्तर यानी ऋणात्मक को छोड़ देना और धनोत्तर यानी धनात्मक को छोड़ देना। नेक्स्ट देखो बेटा, अब है सम संख्याएं, इवन नंबर। इवन नंबर देखो, सम संख्याएं क्या होती है कि ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर्स जो 2 से पूरे पूरे डिविजिबल हो, यानी जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाए वो क्या कहलाती है, सम संख्याएं। या एक बात ऐसे भी याद रख सकते हो कि जिस संख्या का इकाई का अंक क्या हो, या तो 0 हो, या 2 या 4 या 6 या 8 हो, तो वो भी क्या कहलाती है, सम संख्या। 2 तरीके हो गए, या तो 2 से पूरा पूरा भाग जाए वो सम संख्या, या जिसमें वंश यानी इकाई का अंक 0 2 4 6 8 इसमें से हो, वो भी क्या कहलाएगी, सम संख्या। नेक्स्ट आओ विषम संख्याएं, ओड नंबर्स। जो सम नहीं होती है वो हमेशा विषम संख्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, या फिर मैं कहूं कि इकाई का अंक क्या है, जिस संख्या का इकाई का अंक 1 3 5 7 और 9 दिखाई दे वो क्या कहलाएगी, विषम संख्या कहलाती है। यानी जो सम नहीं होगी वो विषम होगी, या जिसका इकाई का अंक 1 3 5 7 9 हो वो भी क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, और सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, 1 होती है। नेक्स्ट आ जाओ भाज्य संख्या, या इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे 85 में देखो इकाई का अंक 5 दिखाई दे रहा है। ऐसे ही सम संख्या का एग्जाम्पल कहूंगी 920, इकाई का अंक 0 दिखाई दे रहा है, तो क्या कहलाती है, 2 से पूरी पूरी डिविजिबल होती है। नेक्स्ट आओ भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या क्या होती है, कंपोजिट नंबर्स की ऐसी संख्या, भाई प्रत्येक संख्या एक तो 1 से डिविजिबल होती है, यानी एक तो हमेशा किसी भी संख्या में 1 का भाग जाता है, और एक कोई भी संख्या में खुद का भी भाग जाता है, ये सभी को पता है। जैसे 5 है, उसमें 5 का भाग जाएगा तो 1 का भी जाएगा। तो ऐसी संख्या जिसमें 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भी क्या जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। यानी जो संख्या 1 और स्वयं के अलावा किसी अदर एटलीस्ट 1 नंबर से डिविजिबल हो तो वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे मैं कहूँ कि 4, देखो 4 में 4 से भी डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है, लेकिन 4 2 से भी डिवाइड होता है। मैं कहूँ कि 2 5 25 से भी डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है, लेकिन 25 5 से भी डिवाइड होता है। तो यानी 1 और खुद के अलावा किसी तीसरी संख्या का यदि भाग जाता है तो वो भाज्य संख्या कहलाती है, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। फिर है अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या कहलाएंगे कि जिस संख्या में 1 और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाए, मतलब जो भाज्य संख्या नहीं होगी वो क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे मैं कहूं कि भाई सबसे पहले 2 में 1 का भाग जाता है या खुद 2 का जाता है, इसके अलावा किसी का भी नहीं जाता है। उसके बाद में 3,
उसके बाद में 5, 7, उसके बाद में 11, उसके बाद में 13, ऐसे चलती रहती है। देखो ये संख्या ऐसी है जिसमें या तो 1 का भाग जाता है, 1 का तो सब में जाएगा, और स्वयं का भाग जाता है, इसके अलावा किसी अदर का भाग नहीं जाता है। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, देखो अभाज्य संख्या और सम की बात करूं तो एक ही होती है, केवल 2। बाकी अभाज्य संख्याएं सारी विषम होती है, ओड नंबर होती है। और भाज्य संख्या जो होगी वो सम भी हो सकती है और विषम भी हो सकती है। नेक्स्ट देखो बेटा, सहभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर की ऐसे दो नंबर, ऐसी दो संख्याएं जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो, यानी ऐसी दो संख्याएं जिसका कॉमन फैक्टर, आप सभी जानते हो कि दो संख्याएं, तीन संख्याएं, कितनी भी संख्या हो 1 से तो हमेशा डिविजिबल होगी, यानी एक का तो सब में भाग जाएगा, लेकिन एक के अलावा किसी का भाग न जाए और दोनों के अंदर जाना चाहिए, वो क्या कहलाती है? सहभाज्य संख्या। जैसे मैं कहूं कि 15 और 16, 15 और 16। अब आपको पता है कि ऐसी 1 के अलावा ऐसी कोई संख्या है क्या जो 15 और 16 दोनों को डिवाइड कर दे? तो कोई सी भी नहीं है ऐसी संख्या। तो ये क्या कहलाएगी? को प्राइम नंबर्स, सहभाज्य संख्या ये कहलाती है। इसका मतलब सहभाज्य संख्या जरूरी नहीं है कि दोनों अभाज्य हो, वो सम भी हो सकती है, विषम भी हो सकती है और भाज्य भी हो सकती है। बस कंडीशन इतनी है कि दोनों के अंदर 1 के अलावा किसी दूसरे से डिवाइड नहीं होनी चाहिए, किसी दूसरे का भाग नहीं जाना चाहिए। उसके बाद दो परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। परिमेय संख्याएं क्या होती है? कि ऐसी संख्याएं जिसको आप भिन्न के रूप में प्रदर्शित कर सके, फ्रैक्शन के रूप में, यानी p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हो। ये एक भिन्न है जिसमें अंश और हर होता है अपने पास, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। जहां ये ध्यान रखना कि q कभी भी 0 नहीं होगा, मतलब हर कभी भी 0 नहीं होगा, यानी डेनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता है, क्योंकि जब 0 से डिवाइड कर दिया जाता है किसी संख्या को तो वो नॉट डिफाइन होती है, वो कभी परिभाषित नहीं होती है। तो जिस संख्या को भी आप बटेवे के रूप में प्रदर्शित कर सकते हो वो सारी क्या है? परिमेय संख्याएं है। तो अर्थात पूर्णांक संख्याएं जो पढ़ी थी अपन ने, नेगेटिव, पॉजिटिव और 0, ये सारे क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। जैसे मैं कहूं कि 2, तो 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूं। मैं कहूं कि 0, तो 0 को मैं 0/1 लिख सकता हूं। 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। यानी कि मैं कहूं कि -5, तो -5 को -5/1 लिख सकता हूं। तो सारे पूर्णांक होते हैं वो परिमेय होते हैं। उसके बाद लो अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या यानी जो परिमेय संख्या नहीं होती है वो अपरिमेय संख्या होती है, यानी अपन जिस संख्या को p/q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते वो क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या में तो एक तो रूट में कोई भी ऐसा नंबर आ जाए जिसका पूरा पूरा रूट नहीं हो, पूरा पूरा वर्गमूल नहीं हो। जैसे मैं कहूं कि √2, √3, √5, ये सारे अपरिमेय है। क्यों? क्योंकि p और q हमेशा पूर्णांक होते हैं, तो इसमें मैं इसको /1 भी लिख लूं तो ये तो पूर्णांक है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, इसमें पॉइंटों में वैल्यू आएगी 1 पॉइंट समथिंग जो भी है। तो ऐसे रूट वाली संख्याएं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं है, जैसे √4 तो हो जाएगी, √4 का रूट कितना होता है? 2 होता है। तो इस प्रकार से जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता है वो सारी अपरिमेय संख्याएं हैं। एक पाई देखा होगा आपने, पाई भी अपरिमेय संख्या है। अब आप कहोगे कि सर पाई का मान तो 22/7 होता है, वो तो p/q के रूप में है, लेकिन वो सन्निकटन मान है, वो मान फिक्स नहीं है, वो केवल आसपास का मान दिया गया है, इसलिए पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। एक साइंस के अंदर e की वैल्यू आती है तो e भी एक अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि जो e की वैल्यू है वो भी सन्निकटन होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। तो ये कंपटीशन में पूछा भी जाता है पाई या ई के बारे में कि ये अपरिमेय है या परिमेय है, तो इस बात का आप सभी ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है? वास्तविक संख्या देखो कि
अभी अपन ने पढ़ा था एक तो परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय से मिलाकर जो संख्याएं बनती है वो कहलाती है वास्तविक संख्याएं। वो क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं, जिसमें परिमेय संख्या भी आ जाती है और अपरिमेय संख्या भी आ जाती है। वास्तविक संख्या को अपन कैपिटल आर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, यानी वास्तविक संख्या में सारे आ गए अपने पास, केवल एक संख्या छूटती है, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक के अलावा सारी वास्तविक है, रियल है। वो चाहे पॉइंटों में हो, चाहे फ्रैक्शन में हो, चाहे पूर्णांक हो, चाहे नेचुरल हो, चाहे पूर्ण हो, सभी क्या है? वास्तविक संख्याएं है। तो आर, कैपिटल आर, रियल नंबर, ये वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित करता है, जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं अपने पास आ जाती है, जो अभी अपन ने पढ़ा है। उसके बाद काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती है? काल्पनिक संख्या जिसमें कई बार आपने देखा होगा कि रूट के अंदर नेगेटिव संख्या आ जाती है, यानी रूट और नेगेटिव नंबर आ जाए अंदर, तो उसका कभी भी रूट नहीं होता है। भाई रूट एक तो पूर्ण वर्ग होता है, एक पूर्ण वर्ग नहीं होता है, जैसे रूट 2 का तो हो जाता है, लेकिन रूट में नेगेटिव नंबर आ जाए तो हम उसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर। उसका कोई रूट नहीं होता है, न पॉइंटों में होता है, न पूर्णांकों में होता है। तो इस नेगेटिव रूट के अंदर आने वाली संख्याओं के अलावा जो बच गई वो तो सारी वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर है, और केवल ये क्या कहलाती है? इमेजिनरी नंबर कहलाती है, काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। नेक्स्ट देखो बेटा, देखो मैंने एक नंबर सिस्टम का एक चार्ट बनाया है। सबसे बड़ा ग्रुप होता है सम्मिश्र संख्याएं, जिसका अपन ने जिक्र नहीं किया है क्योंकि ये ऊपर की लेवल की बातें हैं, ये अपने काम में आती भी नहीं, जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। सम्मिश्र संख्या में दो प्रकार से मिलकर बनती है, वास्तविक और अवास्तविक। अभी पढ़ी थी वास्तविक और अवास्तविक, यानी काल्पनिक संख्या, दोनों से मिलाकर बनती है सम्मिश्र संख्या। अब काल्पनिक में तो कौन सा आता है कि रूट में कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाए तो वो काल्पनिक है, अवास्तविक है, और बाकी बच गई वो सारी क्या है? वास्तविक है। वास्तविक दो से मिलकर बनती है, परिमेय और अपरिमेय, रेशनल और इरेशनल। रेशनल को क्यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, क्यू का साइन क्या होता है? परिमेय संख्या का, जिसको आप पी बटे हुए क्यू के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और अपरिमेय में कौन सी आती है कि रूट में जिसका पूरा रूट नहीं होता है, रूट 2, रूट 3, इस प्रकार से, और पाई और ई। इसी प्रकार भी परिमेय में आगे चलते हैं तो पूर्णांक संख्या। पूर्णांक में कौन से आगे? नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, सभी मिलाकर पूर्णांक बन गए। पूर्णांक से आगे चलते थे तो अपन पूर्ण संख्याएं पढ़ते थे, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, और पूर्ण से आगे पढ़ते थे तो अपन प्राकृत संख्याएं पढ़ते थे, 1 से नेचुरल। तो ये चार्ट आपको माइंड में होना चाहिए। नेक्स्ट देखो बेटा, अब अपने पास संक्रियाएं, ऑपरेशंस। तो नंबर सिस्टम में संक्रियाएं कौन कौन सी होती है? जोड़, योग जिसको बोलते हैं एडिशन। इसमें 3 बातें ध्यान रखना, प्लस के साइन के द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं, और भोज्य, यानी जिन संख्याओं को जोड़ा जाता है वो भोज्य संख्याएं कहलाती है, और उनका जो योग प्राप्त होता है वो योगफल कहलाता है। उसके बाद घटाव या अंतर, सबट्रैक्शन जिसको अपन बोलते हैं, घटाते हैं तो घटाते समय ध्यान रखना, ऊपर वाली संख्या को वैकल्य बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को वैकलित बोलते हैं, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या कहलाएगा? अंतर, डिफरेंस कहलाएगा। उसके बाद गुणन, गुणा करते हैं तो गुणा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इंटू इसका चिन्ह होता है। ऊपर वाली संख्या गुणज कहलाती है, नीचे वाली गुणक कहलाती है, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो गुणनफल कहलाता है। भाग, ये भाग का चिन्ह होता है अपने पास। भाग जब देते हैं तो जिसका भाग दिया जाता है वो भाजक होता है, जिसमें भाग दिया जाता है वो भाज्य होता है, जो रिजल्ट आता है वो भागफल होता है, और नीचे जो शेष बचता है वो शेषफल होता है। और एक रिजल्ट और लिख लो आप कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। कि भाज्य लाना हो तो भाजक और भागफल को इंटू कर दो, जैसे 6 × 4 24, और शेषफल जोड़ दो 1 25 प्राप्त हो जाएगा। ये आपका। तो स्टूडेंट्स, ये अपने बेसिक नंबर सिस्टम का अपन ने बेसिक कर लिया है। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में अपन भाजकता के नियम और कुछ इन क्रियाओं को करने के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स लाएंगे। ये अपना बेसिक है, ये जितना अच्छा होगा उतना ही आगे के वीडियो आपको देखने में मजा आएगा।